नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब हम सफ़र में। तो मित्र, आज हम लोग बात करने वाले हैं विधायिका के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग जैसे जानते होंगे कुछ विधायिका के बारे में, तो आप क्या जानते होंगे? देखिए, जैसे विधायिका जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा की एडिशन होती है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर विधायिका बनाती है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं संसद की, तो इससे थोड़ा सा अलग है। जो यदि मैं बात करूं संसद की, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जो हमारी ये विधायिका आई, विधायिका, ठीक है। विधायिका तो आ गई, और इसके साथ यदि मैं इसमें राष्ट्रपति जी को ऐड कर दूं, ठीक है, राष्ट्रपति, तो विधायिका और राष्ट्रपति ऐड होकर बन जाएंगे संसद। तो मेनली आज हम लोग विधायिका और संसद दोनों पर चर्चा करेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे। विधायिका और संसद दोनों को एक साथ साथ ही हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा के संरचना के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, फिर ये जानेंगे कि लोकसभा के जो मेंबर हैं किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक आयाम को, हर एक तथ्य को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो यदि मैं लोकसभा की संरचना के बारे में बात करूं, तो देखिए मैक्सिमम लोकसभा में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 552, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में अभी है कितना? वास्तविक में अभी जो नंबर ऑफ मतलब है लोकसभा के में जितने मेंबर अभी हैं वो कितने हैं? तो उसमें अभी कुल 545 सदस्य अभी कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से देखिए हम लोग अभी लोकसभा के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा मैं स्लाइड कर देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे स्पेस है जिसमें मैं बताते जाता हूँ, ठीक है। फिलहाल हमारे यहाँ 543 जो लोकसभा के मेंबर हैं वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कितना? 543 लोकसभा के मेंबर निर्वाचित होते हैं, प्लस 2 मनोनीत होते हैं। ये जो है, ये जो नंबर है वो निर्वाचित होंगे, और ये जो नंबर है वो डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाएंगे। जैसे मनोनीत कब होंगे, ठीक है। और ये जो लोग होंगे वो कौन होंगे? तो ये जो 2 लोग होंगे वो हो सकते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय। तो ऐसा कुछ इसमें संविधान में लिखा नहीं गया है कि ये जो 2 लोग होंगे वो मनोनीत किए ही जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि आंग्ल इंडियन एक भी आदमी वैसा हमारे जो ये 543 सदस्य हैं उनमें निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो वो 2 आंग्ल इंडियन को इसमें है जो शामिल कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो और इसमें क्या है, देखिए ये जो 543 वाला है उसमें कुछ ऐसा फंडा है कि इसका 530, ठीक है, प्लस 13। इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये जो लिखा इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो 543 हैं वो 2 भागों में टूटा, 530 प्लस 13। तो इसमें जो ये वाला 13 सदस्य हैं, ये जो 13 सदस्य निर्वाचित होते हैं वो 13 सदस्य वास्तविक में संघ शासित क्षेत्रों में से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये संघ शासित क्षेत्रों, संघ शासित क्षेत्रों में आते हैं।
संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरी बात है, मैं क्या बोला, मैक्सिमम हमारे यहाँ 552 हो सकते हैं कितने अभी हमारे यहाँ अभी हैं कितने, तो हमारे यहाँ अभी हैं 545। ये जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट बच गया वो कहाँ गए, वो क्या मतलब कहाँ गायब हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा देखिए। ये जो बाकी बचे वो लोग हैं जो जैसे पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो हमारा क्षेत्र है, उसके कुछ मेंबर, उस क्षेत्र के कुछ मेंबर हैं जो बच गए हैं। जैसे रिमेनिंग मेंबर वहाँ से आएंगे तो ये जो हमारा 552 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि लोकसभा सीटों का निर्धारण कैसे करते हैं हम लोग। जो लोकसभा होगी कि सीटों का निर्धारण, लोकसभा के सीटों का निर्धारण हम लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो इसके बारे में संविधान में लिखे गए कुछ तथ्य हैं, उसको हम लोग उस बातें को देखते हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। प्रत्येक राज्य की लोकसभा सीटों के बीच भी समानता होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए। नहीं तो फिर जैसे देखिए यूपी का बहुत ज़्यादा है जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए आप सिक्किम का बहुत कम पॉपुलेशन है, तो ये अनुपातिक रूप में नहीं यदि सीट को बांटा जाएगा तो किसी भी क्षेत्र का अधिकार का हनन हो सकता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे अनुपातिक रूप में मतलब जितना जनसंख्या है उस अनुसार से उनको वहाँ पे लोकसभा की सीटों प्रदान किए गए हैं। तब एक बात आती है 1956 में, 1956 की बात, ठीक है। 1956 के बाद राज्यों के पुनर्गठन के बाद तथा पूर्वोत्तर में नए राज्यों के निर्माण के कारण यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये प्रावधान कब से किया गया, 1956 के बाद से जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है और पूर्वोत्तर में कुछ नए राज्य का निर्माण हुआ है, तो ये प्रावधान किया गया था। और इसमें ये रूल लगाया गया था, एक रूल लागू किया गया था कि जिन राज्यों की जनसंख्या, देखिए इसको नोट में थोड़ा लिख लीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको क्या नोट में लिखिएगा, ये देख लीजिए आप लोग। जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम हो, जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम हो, उन राज्यों पे ये समानता विचार लागू नहीं किया जाएगा। सबसे मेन फैक्ट यहाँ का यही है, क्या है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी उनके लिए ये उपरोक्त समानता का विचार लागू नहीं होगा, ठीक है। जो एक पॉपुलेशन के रेशियो में जो सीट डिवाइड हो रही थी वो यदि जिस राज्य में 60 लाख से कम, यदि उस राज्य में 60 लाख से कम है जो पॉपुलेशन है तो वहाँ ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे क्या कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। लोकसभा का निर्वाचन पद्धति देखेंगे हम लोग। अब निर्वाचन देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो कौन से प्रणाली से होता है, तो जो लोकसभा का निर्वाचन होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। किस चीज़ से होता है, फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम, जिसका हिंदी में हम लोग बात करें तो उसको बोल सकते हैं बहुमत चुनाव प्रणाली, बहुमत चुनाव प्रणाली, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है बहुमत चुनाव प्रणाली, ये हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिर है जो
ये जो बहुमत चुनाव प्रणाली है वो क्या इसके लिए सूटेबल है या नहीं देखेंगे। तो इस बात को लेकर एक बार विधि आयोग ने क्या किया था, देखिए आप लोग थोड़ा इस बात को। विधि आयोग कहने का मतलब लॉ कमीशन। विधि आयोग ने इस बात को मतलब सुझाव दिया था कि भारत के लोकसभा संसदीय चुनाव में प्रतिनिधित्व को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अनुपातिक चुनाव प्रणाली के प्रयोग पर भी विचार होनी चाहिए। ये जो अनुपातिक चुनाव प्रणाली होती है उस पर भी हमें विचार करनी चाहिए। ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड है, इसके अलावा यदि मान लिया जाए हम अनुपातिक चुनाव प्रणाली का भी यूज करते हैं तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा, इस बात को विचार के लिए सरकार को सुझाव दिया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लोकसभा के बारे में तो पढ़ लिए, फिर दूसरी चीज़ जानते हैं राज्यसभा। तो दो बातें तो हुई, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन हमें एक बात और जानना भी ज़रूरी हो जाती है कि हमारे यहाँ दो सदनों की आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी। संसद में दो सदन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक लॉजिकल बातें सोचनी पड़ेगी। जैसे देखिए, कोई भी विधेयक पास होता है, कोई विधेयक पास होने के लिए सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा में आप है जो किए, उसको प्रस्तुत किए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको राज्यसभा में ले जाना होगा। लोकसभा में किए फिर राज्यसभा में ले जाएंगे। तो किसी एक बिल को सबसे पहले यहाँ पास करवा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पास करवा रहे हैं। तो इससे होता ये है कि जो ये बिल पे यदि पुनर्विचार होना चाहिए था तो ये दूसरे बार हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे है जो जल्दी से कहीं भी पास कर दिया गया है किसी भी तत्कालिक रीजन के कारण कि नहीं इसे पास कर देना चाहिए, तो जल्दबाजी में पास हो गया यहाँ से। लेकिन यहाँ पे यदि गया तो यहाँ भी पुनर्विचार इस पे होगा, उसके बाद ही कोई भी विधेयक है जो, कोई भी बिल है जो एक रूल की तरह उभर कर आज सामने आएगा। इसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ साथ एट फाइनली जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका सिग्नेचर भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना आयाम पार होते होते हम हर एक बातों को जान जाएंगे कि इस बिल में क्या है, कुछ खास है, ये बिल है जो लोगों को फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। चलिए, ठीक है, इतना तो बातें हम लोग जाने। और फिर दूसरी चीज़, भारत में संसद के एक सदन को राज्यसभा, दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं, ये तो बात ठीक है। और संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब हम लोग ऐसे राज्यसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद मैं आगे की बातें कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जो इनमें से किनको बोला जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चार ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, क्या चूज करना होगा, आपको चूज करना होगा कि हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर हो सकते हैं, जबकि इसका एक्चुअल स्ट्रेंथ अभी है, वास्तविक में अभी जो जितने मेंबर राज्यसभा में अवेलेबल हैं वो हैं 245। इतने मेंबर अभी शामिल हैं। इसमें भी कुछ है जो प्रावधान है अलग तरह के। जैसे देखिए यहाँ पे जो 245 हैं उसमें 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत सदस्य हैं, निर्वाचित नहीं है, वो मनोनीत है, डायरेक्टली है जो वहाँ पे मतलब चुनकर आ गए हैं, उनको मनोनीत कर दिया गया है। फिर उसके बाद 233 जो हैं वो हैं निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और फिर इनमें से जो 233 का भाग है उनमें दो भाग हो जाते हैं। देखिए जैसे उनमें क्या होती है कि 229 ये हैं जो आते हैं
राज्यों से, ये कहाँ से आते हैं, स्टेट से आते हैं। और जो बाकी बचे 4, वो 4 कहाँ से आएंगे, बाकी जो 4 बचे वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये जो 4 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वो 4 में से 3 जो सदस्य हैं वो दिल्ली के होते हैं, 3 सदस्य जो हैं वो दिल्ली के हैं, और एक जो सदस्य हैं वो पांडुचेरी के हैं। 3 सदस्य कहाँ के हैं, दिल्ली के, और एक सदस्य पांडुचेरी के। आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। और हमारे राज्यसभा के बारे में आलोचकों के अनुसार कुछ बातें बोली गई है, उस बातें को मैं आप लोगों को सामने कुछ प्रस्तुत करता हूँ, कुछ बता देता हूँ। जैसे आलोचकों के अनुसार राज्यसभा में 12 जो मनोनीत सदस्य हैं, ये जो 12 मनोनीत सदस्य किए गए थे, वो मनोनीत सदस्यों को शामिल करना तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का पृथक प्रतिनिधित्व देना संघीय प्रावधानों के प्रतिकूल है। मतलब ये वायलेट करता है इस संघीय प्रावधान को, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा राज्यों का सदन है, राज्यसभा राज्यों का सदन है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके भी कुछ मेंबर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए और 12 मनोनीत को भी ऐड कर दिए। ये जो डायरेक्टली मनोनीत किसी एक मेंबर को कर दे रहे हैं, तो ये जो बात है वो संघीय प्रावधान के अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल है, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इसका जो सीट है उसका आवंटन किस प्रकार से होता है, किस अनुपात में किया जाता है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे, एक है जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है। क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम। प्रतिनिधित्व अधिनियम, इस अधिनियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार पहले 50 लाख, जो पहले 50 लाख पीपुल होंगे, जो पहले 50 लाख पॉपुलेशन होंगे, उसके लिए प्रत्येक राज्यों से 5 सीट, और इसके अलावा इससे यदि आगे बढ़ जाए तो, इससे आगे बढ़ जाए तो क्या होगी, अगले 20 लाख जनसंख्या के लिए, सॉरी, ये जो 50 लाख होंगे उसके लिए 5 सीटें, और अगले 20 लाख जनसंख्या के लिए 1 सीट है, अगले 20 लाख जनसंख्या के लिए 1 सीट है, अगले 20 लाख प्रति जनसंख्या के लिए 1 सीटें आप लोगों को प्रदान होगी, ठीक है। जिसका अभिप्राय है कि भारत के राज्यसभा में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिसके आलोचक संघीय लक्षणों के प्रतिकूल मानते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे देखिए, ये तो हमारी भारत की बात हुई। यदि मैं बात करूँ अमेरिका की, ठीक है, जिस प्रकार हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसी प्रकार इनके यहाँ क्या है, सीनेट। इनके यहाँ जो सीनेट है उसमें जो आज सीटों का आवंटन है वो अनुपातिक रूप में नहीं किया जाता है। वो जो एक स्टेट है उसको जितना सीट दिया जाएगा, दूसरे को भी उतना ही सीट दिया जाएगा, चाहे वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा हो कम हो, ये मायने वहाँ पे नहीं रखता है। तो ये बात हुई अमेरिका की थोड़ी, कि वहाँ पे कैसा है, जो अनुपात में बांटा जाता है, किस प्रकार से उनका जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं उसको किन प्रकार से चुना जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका, राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका हम लोग जानेंगे। तो राज्यसभा के निर्वाचन आम जनता के द्वारा नहीं होती है। जो आम जनता हम लोग है, जो डायरेक्टली जाकर उन्हें वोट नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो लोग वोट करेंगे जिन्हें हम लोग पहले से वोट करके चूज कर चुके हैं। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि जो राज्य की विधानसभा होगी, राज्य की विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो लोग राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेंगे। वो लोग क्या लेंगे, वो लोग राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेंगे, निर्वाचन में भाग लेंगे।
चलिए, वो लोग राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेंगे। और जो राज्यसभा के निर्वाचन है वो किस पद्धति से होती है? लोकसभा के निर्वाचन कैसे होती थी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड, मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट लाते हैं उनको विजयी प्राप्त होते हैं, उनको है जो हम लोग जीत घोषित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे आपका जो चुनाव है वो किया जाएगा। और इस प्रणाली के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, जो कुल वैध मत होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय निर्वाचित स्थान, निर्वाचित कितने सीट पे इस बार वोटिंग हो रही है उसकी संख्या, निर्वाचित स्थान की संख्या +1, इसमें ऐड एक होगा और इसके साथ डायरेक्टली यहाँ पे भी आपका एक ऐड होगा। यही आपका फॉर्मूला हो गया जिससे आप है जो राज्यसभा के मेंबर को चुन पाएंगे। चलिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये आप लोगों को अब बता देना चाहता हूँ, जैसे जिस प्रकार से देश में 2 सदन होते हैं, देश में 2 सदन हैं, ठीक, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, उसी प्रकार स्टेट में भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन ऐसा एक्चुअल में संविधान में लिखा नहीं गया है कि यहाँ पे आपका 2 सदन ही होनी चाहिए। 2 सदन हो सकते हैं आपका। जैसे देखिए, हमारे यहाँ द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत कौन कौन से हैं, हम लोग देख लेते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं थोड़ा स्लाइड करके कि मैं द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत का कुछ कुछ नाम जो है वो आप लोग देख लीजिए थोड़ा। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है आंध्र प्रदेश, फिर हो गया बिहार, फिर हो गया जम्मू कश्मीर, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये जो 7 राज्य हैं उसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। इसके अलावा बाकी जो राज्य हैं हमारे देश में उसमें एक ही सदन है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो उच्च सदन है, उच्च सदन पुनर्विचार करने के उपयोगी काम को अंजाम दे सकता है और इसके विचारों का तो महत्व हो सकता है पर मतों का नहीं। जो लोग सक्रिय राजनीति की उठापटक से दूर हैं वे निचले सदन को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। आप सलाह तो दे सकते हैं लेकिन जो आपका यहाँ पे देख लीजिए, विचार आपका है जो महत्व हो सकता है लेकिन उसमें मत जो दे रहे हैं आप उसको लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं थोड़ा। ये पूर्णिमा बनर्जी जी बोली है, इस बात को मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दिया। अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले लोकसभा की शक्तियाँ जानेंगे, फिर राज्यसभा की शक्तियाँ जानेंगे। दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके भी हम लोग देखते जाएंगे। इससे हमको थोड़े याद करने में, आप लोगों को याद करने में परेशानियाँ कम जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो लोकसभा की शक्तियाँ हैं उनमें कुछ पंक्ति देख लीजिए। जैसे देखिए, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। ये जो लोकसभा है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है,
लोकसभा जो है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। धन विधेयकों और समान विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। यहाँ पे धन विधेयक को आप थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं हम। जैसे देखिए, धन विधेयक को इसलिए अंडरलाइन किए कि धन विधेयक को हम लोग सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाता है और फिर लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा की ओर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसमें ये बात हुई। और राज्यसभा वाले में थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है। इसमें समान विधेयक पारित करवा सकते हैं हम लोग यहाँ से, मतलब यहाँ पे पहल कर सकते हैं। आपको पास तो दोनों जगह से करवाना होगा। ठीक है, और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। धन विधेयकों में ये संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन लोकसभा का अपना हक है कि वो इस बात को माने या ना माने। विचार यहाँ पे राज्यसभा रख सकती है धन विधेयक वाले केस में भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। ये जो लोकसभा है वो कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है, जबकि है जो राज्यसभा संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राज्यसभा क्या करती है? संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये जो लोकसभा है और राज्यसभा है, जो संसद है, वो दोनों मिलकर, मतलब संसद कार्यपालिका को किस प्रकार से हैंडल करती है इस बारे में हम लोग थोड़ा पॉइंट देख रहे हैं। जैसे देखिए, संसद है जो कार्यपालिका से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, और जबकि राज्यसभा भी प्रश्न पूछ सकती है और संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है। यहाँ देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। लोकसभा संविधान में संशोधन करती है। लोकसभा क्या करती है? संविधान में संशोधन करती है। ये पॉइंट हो गई। फिर इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। ये आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति कौन देगी? तो हमारे जो है लोकसभा देगी। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति लोकसभा देगी, जबकि राज्यसभा के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। देखिए, अभी हम लोग लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो ये लोकसभा होती है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक है, तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। जबकि ये राज्यसभा के केस में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी तो करती है, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। जो ये मेनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राज्यसभा का पावर थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? ये जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है, वो पहल है, वो सबसे पहले कहाँ आना चाहिए? वो आपका राज्यसभा में आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। ये लोकसभा के बारे में हुई। और राज्यसभा के बारे में क्या हुई? यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये ऐसा इसलिए इसमें हुआ क्योंकि है जो राज्यसभा किसका सदन है? राज्यों का सदन है। तो राज्यों की सूची बनाने के लिए सबसे पहले अधिकार कौन सा दे सकती है? वो है राज्यसभा। चलिए, ये पॉइंट तो हम लोग का क्लियर हो गया। आप लोग इसको थोड़ा देख भी लीजिए और फिर इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। इस पे हम लोग आगे की बातें को चर्चा करेंगे। चलिए
देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हम लोग वो बात करेंगे, वो किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी संसद है, हमारी संसद जो है कानून कैसे बनाती है। संसद कानून कैसे बनाती है, इस बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बात को देखिए। संसद को कानून बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। इसको थोड़ा मैं जूम डाउन कर दिया, छोटा कर दिया। सबसे पहले कोई बिल लाया जाएगा, विधेयक कोई लाया जाएगा, ठीक है। उस विधेयक के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। उस कुछ क्या बातें होंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि यदि जो विधेयक लाए वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तो या तो मैं लोकसभा में है जो पहल कर सकता हूँ या तो राज्यसभा में पहल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात, दूसरी बात यहाँ विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। जो हम विधेयक या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में पहल कर दिए, उसके बाद क्या होता है, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है और उस पर सदन में चर्चा होती है, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात समिति रिपोर्ट देगी। समिति किसको रिपोर्ट देगी, समिति है जो सदन को रिपोर्ट देगी, समिति संसद को रिपोर्ट देगी। और इस सदन के इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। सदन इस रिपोर्ट को या तो स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। यहाँ पे मेरा फोर्थ पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस प्रकार से। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, सदन में विधेयक पर विस्तृत चर्चे होंगे। ये जो विधेयक समिति है वो अपना कुछ मत है जो हमारे सदन को बताएंगे और सदन इस मत को है जो सुन लेगी और उसके बाद फिर सदन में चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट 6। विधेयक या तो पारित होगा या तो रद्द हो जाता है। विधेयक यहाँ पे या तो पारित हो जाता है या तो रद्द हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, यदि विधेयक पारित हुआ या रद्द हुआ उसके बाद हम लोग दूसरे सदन में भेजा जाएगा, ठीक है। दूसरे सदन में यहाँ पे भेज दिए। दूसरे सदन में भेजने के बाद क्या होगा, दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी दे सकता है या इस पे सुझाव भेजता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यदि इस पे मंजूरी दे दिया गया तब तो ठीक है, ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और पास हो जाएगा। और नहीं तो इस पे यदि मंजूरी नहीं दी जाती है तो ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी इसे विधेयक को लागू करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर में फिर क्या हुआ, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और फिर राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देते हैं 9 नंबर में और फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देंगे। फिर 10th में क्या हुआ, विधेयक है जो कानून बन जाएगा। जो ये आपका पॉइंट 10th नंबर 1 to 10th हुआ, वो सबसे पहले तो ये बिल था, उसके बाद एट लास्ट जो 10th में गए वो हो गया विधेयक, ठीक है। इस बात को हम लोग देख लिए कि क्या क्या प्रोसेस है। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले बिल लाया जाएगा, ठीक। विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी सदन में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विधेयक समिति के पास भेजा जाएगा और उस पर सदन में चर्चा की जाएगी। विधेयक समिति है जो फिर वापस से है जो रिपोर्ट देगी, किसको, संसद को रिपोर्ट देगी और ये सदन उस विधेयक पर विस्तृत चर्चा फिर से करवाएगी। विधेयक या तो फिर पारित होगा या तो रद्द हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन इसे मंजूरी देता है तो अच्छी बात है, और नहीं देता है तो फिर से ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति जी के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। और यदि वो मंजूरी दे देता है
तो बस राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करेंगे और वो जो विधेयक है वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग देख लिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। चलिए, और विधेयक अब किस किस प्रकार के हो सकते हैं उन बातों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये जो विधेयक हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो विधेयक सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, विधेयक के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। ये सरकारी विधेयक हो सकते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक हो सकते हैं, गैर वित्त विधेयक हो सकते हैं या वित्त विधेयक हो सकते हैं। इस बारे में थोड़ा सा हम लोग अब चर्चा करेंगे कि सरकारी विधेयक क्या है, निजी सदस्यों के विधेयक क्या हैं, गैर वित्त विधेयक क्या हैं और वित्त विधेयक क्या है। तो यहाँ पे मैं बातों से क्लियर कर दूँ। सबसे पहले सरकारी विधेयक के बारे में, यदि कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा, यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा किसी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, तो वो जो विधेयक होंगे वो सरकारी विधेयक होंगे। वो विधेयक क्या होंगे? सरकारी विधेयक होंगे। यदि निजी सदस्यों के विधेयक के बारे में बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ के बाकी जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर है उनके द्वारा भी विधेयक को हम लोग प्रस्तावित करवा सकते हैं, मतलब प्रस्ताव वो रख सकते हैं। तो वो जो नॉर्मल मेंबर के द्वारा, एक मेंबर के द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाएगा वो हो जाएगा क्या? आपका निजी सदस्यों के विधेयक। ठीक है, गैर वित्त विधेयक तो आप लोग समझ ही रहे हैं। वित्त विधेयक जो नहीं है वो गैर वित्त विधेयक हो गया, और फिर एक वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को क्या कर सकते हैं हम लोग? लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तावित कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तावित किया जाएगा। ये इसको दोनों जगह कर सकते हैं, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। चलिए, ठीक है। और यहाँ पे गैर वित्त विधेयक में क्या क्या आ सकते हैं वो बात थोड़ी लिखी गई है। तो गैर वित्त विधेयक में आ सकते हैं समान विधेयक या तो संविधान संशोधन विधेयक। ये जो विधेयक हैं वो आएंगे गैर वित्त विधेयक में। तो ये इसकी पहल, ये दोनों जो विधेयक हैं उनकी पहल हम लोकसभा में भी करवा सकते हैं और राज्यसभा में भी करवा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को मैं डायरेक्टली थोड़ा दिखा दिया हूँ। अनुच्छेद 109 के बारे में, अनुच्छेद 109 के बारे में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। यही बात तो मैं कुछ देर पहले आपको बताया कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में इसकी पहल हम लोग नहीं कर सकते हैं। पास तो ऑब्वियस है कि पास होगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में आएगा ही। ठीक है, लेकिन इसकी पहल हम लोग सबसे पहले राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे जानेंगे संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। सबसे पहले एक जो पॉइंट है वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो NB गडियाल साहब हैं वो एक बात बोलते हैं कि जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है, जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है, तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया बाधाएं देके तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है। संसद अथवा विधायिका की संप्रभुता का कोई सीमा नहीं है। ये कौन बोले? NB गडियाल साहब हैं जो बोले हैं कि जो हमारा संसद है, जो हमारा संसद है या तो हमारा विधायिका है, वो किसी के आगे बाध्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, इस बात को हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। देखिए, इसमें आप लोग को साफ साफ दिख रहा है जो सबसे पहले हम लोग कुछ पहले पढ़ें उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, और उसके साथ साथ फिर आगे की कुछ बात दी गई है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उनकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि संसद कुछ भी कर सकती है, संसद के बारे में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इस प्रकार से काम करेगी, इस ढंग से चलेगी। ठीक है, तो सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। जो सदन के अध्यक्ष होंगे
वो इस मामले में उसके अधिकारी होंगे। जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के हेड हुए, तो वो वहाँ पे अधिकारी हुए कि किसको क्या किस प्रकार से जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, वहाँ पे वो निर्णय करेंगे। और यदि मैं राज्यसभा की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होते हैं, उनका हेड जो होते हैं वो तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे चेक देखेंगे कि जो यहाँ पे कुछ बातें गलत हो रही है या सही हो रही है। उनका सर्वोच्च अधिकारी, राज्यसभा के सर्वोच्च अधिकारी वहाँ के पदेन सभापति, इसका मतलब वहाँ के उपराष्ट्रपति होंगे, हमारे भारत राज्य देश के उपराष्ट्रपति होंगे। देखिए एक यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है? वॉकआउट का मतलब होता है, जैसे देखिए हम लोग अपने घर से निकले और थोड़ा घूम कर चले आए, यहाँ पे क्या बातें होगी, संसद से निकले और थोड़ा देर गए बाहर घूम कर चले आए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी बात नहीं है, वॉकआउट, ये वॉकआउट नहीं कर रहे हैं, ये है ना जो निकाल दिए गए हैं, आउट कर दिए गए हैं। तो आउट किन के द्वारा किए जाएंगे, तो कुछ देर पहले ही आप लोग देखें कि जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा में राज्यसभा के जो जैसे वहाँ के पदेन सभापति होंगे, मतलब वहाँ के हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो हेड होते हैं वो वहाँ से किन्हीं भी मेंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, इन्हें अध्यक्ष में बाहर निकाला है। क्या स्थिति अक्सर आती है? तो स्थिति कब आएगी, जब उन्हें लगेगा कि कोई मेंबर जो है वो इस प्रकार की बातें कर रहा है जो यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के केस में क्या करेंगे, वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो इन्हें निकाल सकते हैं, सांसद लोग को, ठीक है। अब हम लोग आज के लास्ट चीज़ कुछ बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए अब हम लोग आगे की प्रोसेस देखेंगे। जैसे एक विधेयक लाया गया था दल बदल, क्या कौन सा कानून, दल बदल कानून। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे। सबसे पहली चीज़ क्या हुआ, यदि दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता त्याग पत्र दे दे, तो उसे दल बदल कहते हैं, ठीक है। विगत 20 वर्षों में ऐसा अनुभव किया गया है कि ये जो दल बदल निरोधक कानून है वो एक्चुअल में सफल नहीं हुआ, दल बदल को रोकने में ये सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की है। चलिए ये पॉइंट हम लोग का हो गया, ये जो हमारा लास्ट पॉइंट था। और फिर अब हम लोग लास्ट में यही बोलेंगे कि आप हमसे जुड़े रहिए, आगे भी मैं इस प्रकार का वीडियो लाते रहूँगा। तो मैं यही अब बोलना चाहूँगा कि देखिए यूट्यूब चैनल हमारा जो है जॉब हमसफ़र, उस पर आप बने रहिए। इस पे बने रहने से क्या होगा, आप हर एक तथ्यों को, हर एक आयामों को देख पाएंगे और आगे समझ पाएंगे, आपको हर एक परीक्षा में उपयोगी साबित होगा, ठीक है। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं, जैसे दरोगा से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है, BPSC से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड हैं। वहाँ पे आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमें यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ये जो हमारा जॉब हमसफ़र चैनल है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। ये लाभकारी तभी साबित हो सकता है जब इसको आप कंटिन्यूसली समय समय पे देखते रहेंगे। जब जब वीडियो अपलोड होते जाएंगे आप लोग को वो वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से मिलेंगे, व्यवस्थित ढंग से मिलेंगे और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल जॉब हमसफ़र को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो ज़रूरतमंद साथियों हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।